This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः चैत्र शुद्ध पंचमी दिनांक 6 एप्रिल 2022 चरक मीमांसा अध्याय 8 गुरु परीक्षा शंखं चक्रं जलौकान्दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। दक्षं दक्षिणं शुचिं जितहस्तम उपकरणवंतम सर्वेंद्रियोपपन्नम। तो जो मैंने कल बात कही थी कि अगर हम सभी इंद्रियों से संपन्न इस प्रकार से है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो दूसरे का स्वास्थ्य हम तुरंत पहचान सकते हैं। जो वैद्य की मैंने बात कही थी, प्रकृति नियम, जो प्रकृति जानने वाला इस प्रकार का है। अभी यहाँ प्रकृति का मतलब चरक के अनुसार जो है वो समदोष प्रकृति, उसी को प्रकृति कहते हैं। बाकी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति वगैरह इनको प्रकृति कहते ही नहीं है। लेकिन ये सम प्रकृति है या वातल है, पित्तल है, श्लेष्मल है, इस प्रकार का ज्ञान होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। वैसे वातल वगैरह का कार्य क्षेत्र बहुत ही छोटा है और बहुत ही कम लोगों में इसके बारे में सोचना पड़ता है। लगभग नहीं के बराबर है। किंतु प्रकृति जो है वो उन्होंने आगे जो कालगर्भाशय प्रकृति, मातृनाहार विहार प्रकृति वगैरह इस प्रकार की बातें जो बताई गई है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए शायद इसके बारे में सोचना पड़ेगा। प्रतिपत्तिज्ञम, प्रतिपत्तिज्ञ का मतलब है कि किसी भी तात्कालिक सिचुएशन में क्या अभी क्या करना है, ये ज्ञान जिसको होता है वो प्रतिपत्तिज्ञ कहा जाता है। तो ये बात ऐसी है कि सोच समझ कर निर्णय लेना ये तो होना ही चाहिए, लेकिन जहाँ समय कम हो और परिस्थिति किस प्रकार की है उसका अच्छी तरीके से हमें जायदा मिल जाए कि कैसे कर किया जाए इस प्रकार से, तो फिर उस समय में झट से क्या करना है ये सोचना है और फिर उस प्रकार कार्य करना है। तो ये प्रतिपत्तिज्ञ इस प्रकार का कहा जाता है।
हाल ही में जब मैं राजस्थान में गया था तो लोंगेवाल पोस्ट के यहाँ पे गया था, जहाँ में 1971 में जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, वैसे पूर्व पाकिस्तान को में पहली लड़ाई शुरू हुई और बांग्लादेश को हमने जीत लिया और बांग्लादेश स्वतंत्र कर दिया, पाकिस्तान से अलग कर दिया। लेकिन उसी समय ये पश्चिम दिशा में लोंगोवाल पर हमला हुआ और वहाँ एक बटालियन थी जिसके कोई एक सिख मुख्य थे, प्रमुख थे। उनके पास केवल 120 लोग थे और पाकिस्तान का जो अटैक हुआ उसमें 2000 सैनिक और 48 टैंक्स, रणगाड़ा इस प्रकार के थे। तो जब ये पता चला कि इतनी बड़ी सेना लेकर ये आ रहे हैं, तो इन्होंने हाई कमांड को बता दिया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि तुम संख्या में बहुत कम हो, यहाँ से कम 6 घंटे लगेंगे मदद पहुंचने के लिए, सैन्य यहाँ से पहुंचने के लिए। तो तुम्हारे पास दो विकल्प है, चाहे तो तुम रिट्रीट ले सकते हो, पीछे आ जाओ, नहीं तो डट के वहां पे रह के युद्ध करो। तो उन्होंने सोच लिया कि हम युद्ध करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, इस प्रकार से। और फिर उन्होंने लक्ष्य केंद्रित किया कि जो टैंक के साथ जो ईंधन लेके आए हुए जो टैंकर्स थे, उनको लक्ष्य बनाया भारतीय सेना ने। और ये जब पेटने लगे, ये बड़े धमाके हुए, क्योंकि ये पेट्रोल या डीजल जो भी कुछ है वो टैंकर्स को आग लग गई, उसके विस्फोट हुए, उसके कारण कुछ टैंक्स का नुकसान हुआ। लेकिन उसमें शत्रु ठीक तरीके से दिखाई भी गए। और फिर उनको मारना थोड़ा सा आसान इस प्रकार का हो गया। 1-2 घंटे ऐसी घमासान लड़ाई चलती रही और उस समय भारतीय वायुदल जो था उसमें रात में उड़ान भरने की क्षमता नहीं थी। तो सुबह होने तक वायुदल को रोकना था। और जैसे ही सुबह हुई वैसे विमानों ने उड़ान भरी और फिर टैंक्स को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान को वहां से पीछे जाना पड़ा, फिर से वापस जाना पड़ा। तो ये प्रतिपतिज्ञत्व है कि अब की हालत में क्या कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार के टैंक को उद्ध्वस्त करते हैं, जो ईंधन वाले इस प्रकार के टंकियां हैं उनको उद्ध्वस्त करते हैं, तो ये आसानी से उद्ध्वस्त होंगे और उनके जरिए उनका सप्लाई बंद हो जाएगा। ये जो टैंक्स के लिए जो सप्लाई है वो भी बंद हो जाएगा। और फिर समय मिल गया इसमें से। उनकी जब क्षति हुई पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था, तो 2 घंटे इस बीच चले गए और उसका फायदा भारतीय सेना को मिल गया। अभी वहां पे डॉक्यूमेंट्री भी चलती है और ये बताते हैं। तो देखने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अभी संयोग से लोंगेवाल चला गया तो मुझे पता चला। लेकिन ये हमारे इतिहास में कब आएगा? अगर 71 ये में बात हुई है तो अभी करीबन 50 बरस हो गए। फिर भी हमारी शालाओं की शिक्षाओं में इसका कुछ भी अंश नहीं है, किसी भारतीय को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो ये दुर्दैव है हमारे शासकों का, हमारे भारतीय समाज का, कि इस प्रकार के जो उदाहरण है वो हमारे सामने आने ही चाहिए, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और फिर जौहर वगैरह की बातें देखी। तो ये बड़ा सदमा है, ये मानवता के लिए कलंक है इस
प्रकार से देखा जाए तो। और कोई ये मानवता के लिए कलंक है या फिर कश्मीर फाइल्स भी पिक्चर देखा तो इतना क्रौर्य बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, ये एक बड़ा अजीब प्रकार का मामला है और धर्म के नाम पर सिखाया जाता है इधर, तो ये बहुत ही बुरा ख्याल इस प्रकार का है। तो इसके बारे में जन जागरण होना वास्तव में जरूरी इस प्रकार का है, और जो इनके मास्टर माइंड्स है उनको खत्म कर देना बहुत जरूरी इस प्रकार का है, जो छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार से गुमराह करते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। तो ये सभी बातें समाज के सामने आनी चाहिए और एक मानव धर्म के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये लोंगेवाल की लड़ाई देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे इतिहास में पूरा परिवर्तन आना चाहिए। जब जंतर मंतर देखा और वेदों के आधार पर ये निर्माण हुआ है 17वीं सदी में तो ये हमारा ज्ञान विज्ञान कितना प्रगत था ये दिखाने वाला इस प्रकार का है। 20 सेकंड की एक्यूरेसी या 2 सेकंड की एक्यूरेसी तक घड़ी है वहां पे सूर्य के हिसाब से। तो ये उस जमाने में अगर वेदों के सूत्रों के आधार पर एक में तो शिलालेख था वेदों का, तो इसके बारे में हमारे विद्यार्थियों को छात्रों को कब पता होगा, और हमें इसका अभिमान साथ अभिमान होना चाहिए। तो राजस्थान की ट्रिप में ये 2 बातें तो जरूर मन में बैठ गई। और ये लोंगेवाल का है या जौहर का है या फिर ये जंतर मंतर का इस प्रकार का है तो उसके बारे में जरूर लोगों को अवगत कराना ये एक अहम भूमिका रहेगी। अभी ये प्रतिपत्तिज्ञा के हिसाब से लोंगेवाल की लड़ाई बहुत अच्छी है। हमारे शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं और मार्ग कैसे निकालना है, तो प्रतिपत्तिज्ञ है तो ही वैद्य उसमें मार्ग निकाल सकता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये दवा देने से ऐसा होगा वगैरह वगैरह। और फिर सूटेबल दवा कौन सी है या कौन सा कर्म करना उचित है, ये जिसको झट से पता चलेगा वो प्रतिपत्तिज्ञ कहा जाएगा। अनुपस्कृत विद्या, जिसकी विद्या अनुपस्कृत इस प्रकार की है। शास्त्रांतर ज्ञानेन नास्ति एव उपस्कृता विद्या यस्य स तथा। अरे बाप रे तो दूसरे शास्त्र के ज्ञान से जिसकी विद्या उपस्कृत नहीं है, यहाँ आयुर्वेदज्ञः सन् शास्त्रांतरेणापि संस्कृतो भवति स तु नितराम् उपादेयः। ये और भी अजब किया है, जो आयुर्वेदज्ञ होकर भी शास्त्रांतरेणापि संस्कृतो भवति, दूसरे शास्त्रों से भी संस्कृत है, स तु नितराम् उपादेयः। अब ये इंटीग्रेशन के बारे में सूत्र सोच सकते हैं कि दूसरे विद्याओं से जिसकी विद्या उपस्कृत नहीं है ऐसा गुरु होना चाहिए। तो अभी इंटीग्रेशन के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि एकम शास्त्रम अधियानो न विद्या शास्त्र निश्चयम तस्मद् बहुश्रुता शास्त्रम विजानीया चिकित्सका, कि एक शास्त्र को केवल पढ़ने वाला जो वैद्य है वो शास्त्र निश्चय के बारे में जानता नहीं है, और इसलिए बहुश्रुत जिसने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है वो आयुर्वेद को पढ़े। ये सुश्रुताचार्य में सूत्र आया। अब वस्तुस्थिति ऐसी है कि इस सूत्र का आधार लेके कुछ वैद्य कहने की कोशिश करते हैं कि ये
खास करके हमें एलोपैथी सीखनी है। सुश्रुताचार्य ने कहा है कि दूसरे शास्त्रों के अध्ययन के बगैर अगर केवल आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे तो अधूरापन इस प्रकार का रहेगा, शास्त्र निश्चय नहीं हो पाएगा। तो मैंने तो कॉलेज में सुना था। फिर व्यास जी का एक लेक्चर अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में हुआ था। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि इस सूत्र के आधार पर कुछ वैद्य ऐसा कहते हैं कि ये हमें एलोपैथी सीखनी चाहिए तभी हम आयुर्वेद सीखेंगे इस प्रकार से। तो उन्होंने जो जवाब दिया, जिस तरीके से यह सवाल पूछा गया है उससे मालूम होता है कि प्रश्नकर्ता को उसका उत्तर मालूम है। तो मैंने कहा मुझे मालूम है लेकिन मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा उस समय तो एलोपैथी थी ही नहीं, तो एलोपैथी सुश्रुताचार्य के मन में होगी ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है। तो उस समय में जो प्रचलन में अन्य शास्त्र जैसे चरकाचार्य कह रहे हैं, चाहे अग्निवेश संहिता हो, चाहे भेल अग्नि हारित वगैरह हो, या फिर निमि वगैरह इन लोगों की संहिताएं हो, तो ये बात हो सकती है। नहीं तो अन्य शास्त्र हो सकते हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य ज्योतिष वगैरह, इन सभी की संहिताएं ये हो, ये भी बात हो सकती है। तो एकम शास्त्र मध्याना का मतलब इन बाकी आयुर्वेद के शास्त्र या आयुर्वेदेतर शास्त्र इनका अध्ययन जिसका हो वो इसमें अच्छा सिखा सकेगा, सीख सकेगा, लोगों को सिखा सकेगा इस प्रकार से। अब बात यह है कि ये सब सुनने के बाद मेरी एक हमारे एक क्षेत्र के बुजुर्ग उनसे इस प्रकार के बातें हुई, तो उन्होंने मुझे यही सुनाया कि नहीं नहीं इसके आधार पर एलोपैथी हमें सीखनी है। तो मैंने कहा सर मुझे दो सवाल है इसके, में दो प्रश्न है। बोले क्या है? तो बोले, मैंने बोला कि सिर्फ एलोपैथी क्यों सीखनी है? एकम शास्त्र मध्ये आना तो अन्य शास्त्र सीखने हैं, एलोपैथी सीखने हैं, ठीक है, लेकिन योग भी सीखना है, चाइनीज भी सीखना है, होम्योपैथी भी सीखनी है वगैरह। केवल एलोपैथी क्यों? ये एक मुद्दा। और दूसरा, ये सिर्फ हमें क्यों लागू है? वो एलोपैथी वाला डॉक्टर है, वो भी आयुर्वेद सीखे, होम्योपैथी सीखे, यूनानी सीखे, चाइनीज सीखे। तो वो गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मूर्खता की है तो हम भी क्या मूर्खता करते रहेंगे? मैंने कहा सर वो अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि उनके हाथ में जो भी कुछ शास्त्र है आधुनिक वैद्य का, वो उनके लिए काफी है, उस दूसरा कुछ करने की सीखने की जरूरत ही नहीं है उनको इस प्रकार से। और इसलिए दूसरा कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ उसमें अपवाद है जो दूसरी कुछ शाखाएं सीखने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से। लेकिन इनको तो ऐसा लगता है कि कुछ जरूरत ही नहीं है, जो हमारे पास है वही ठीक है इस प्रकार से। उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो हमें इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से तो बाहर निकलना है, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शास्त्र को पढ़े। अपने शास्त्र को दूसरे पढ़ने वाले बहुत ही कम रहेंगे। और वैसे देखा जाए तो मानवीय जीवन को मर्यादाएं हैं, हम कितनी बरस जीने वाले हैं, कितनी बरस एक्टिव लाइफ हमारा रहेगा। कितना आयुर्वेद हम सीख पाएंगे। और अगर हमारे जीवन को मर्यादा है, हमारे क्षमता को मर्यादा है, तो उसको आयुर्वेद में डाले या एलोपैथी में डाले। और फिर हम शास्त्र की मर्यादा की बात करते रहते, ये तो मूर्खता है। शास्त्र की मर्यादा के बारे में कौन बोल सकेगा? जिसने पूरा अध्ययन किया है शास्त्र का, वही शास्त्र की मर्यादा के बारे में बोल सकेगा। जिसने अध्ययन किया ही नहीं है वो शास्त्र की मर्यादा क्या समझेगा? और हमारे लोग जिन्होंने एक भी ग्रंथ पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है, वो भी शास्त्र आयुर्वेद की मर्यादा है वगैरह जब बोलने लगते हैं तो मुझे हंसी आती है।
कि कितनी गलत सोच इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके आधार पर इंटीग्रेशन होना है नहीं होना है, इंटीग्रेशन होना है या होलिस्टिक होना है वगैरह वगैरह काफी मुद्दे उठते हैं। हितरुचि विजय महाराज साहब ने तो और ही बात कही। वो बोले पहले एलोपैथी साइंस है, सिद्ध होने दो, फिर उसके बारे में सोचना है नहीं सोचना है उसके बारे में सोचेंगे। वो साइंस है कहाँ? साइंस ही नहीं है, तो उसका कोई विचार ही नहीं हो सकता। उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में सीखना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बहका देने वाले काफी मुद्दे हो सकते हैं, हमें पता नहीं लगता इस प्रकार से क्या चल रहा है। और एक बार बहक गए तो फिर संभलना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। उसी प्रकार से विचार करने की आदत बन जाती है, और जो सच्चे विचार है अच्छे ढंग से हमें करने हैं वो हमारे सामने आएंगे ही नहीं इस प्रकार से। तो अनुस्कृत विद्यम इति शास्त्रांतर ज्ञानेन नास्ति उpe उपस्कृता विद्या यस्य स तथा, जिसके ऊपर दूसरे की संस्कार ही नहीं है। तो मैं मानता हूँ ये ज्यादा अच्छा है। अगर संस्कार होने हैं तो उन शास्त्रों के हो जो हमारे संस्कारों पर बाधा निर्माण नहीं करेंगे, संस्कारों को बाधा निर्माण नहीं करेंगे, हमारे इसमें विकल्प नहीं लाएंगे इस प्रकार से। जैसे मैंने न्याय सांख्य वैशेषिक वगैरह की या अन्य आयुर्वेद ग्रंथों की बात की। तो इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए किन शास्त्रों का अध्ययन करना है और किन का नहीं करना है, ये भी एक बात सोचने की इस प्रकार की है, जिससे अगर हमारे विचारों में अंतर आने लगता है और हमारे विचार शुद्ध नहीं रहेंगे, इस प्रकार का शास्त्रों का अध्ययन हमें करना जरूरी है या नहीं है, या लाभदायक या नुकसानकारक है, इसके बारे में सोचना जरूरी हो। अब बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं इसको। फिर भी मैं कहता हूँ अगर इसके बारे में, आधुनिक वैद्य के बारे में या आधुनिक विज्ञान के बारे में जानकारी लेनी है तो उसकी रेखा जितनी है उससे कई गुना बड़ी रेखा हमारे शास्त्रों की, हमारे अध्ययन की होनी चाहिए, ताकि उसको हम मानेंगे कि ठीक है ये भी एक तरीका है सोचने का, ये भी एक कुछ हद तक साइंस है, लेकिन ये बहुत सीमित है। और हमारा ज्ञान बहुत विशाल इस प्रकार का है। जब ये एहसास होगा तो हम इसमें अटक नहीं जाएंगे, एलोपैथी में अटक नहीं जाएंगे या आधुनिक विज्ञानों में अटक नहीं जाएंगे इस प्रकार। तो उपस्कृत विद्या और अनुपस्कृत विद्या, ये पहला तो कहते हैं अनुपस्कृत विद्या इस प्रकार से। यहाँ आयुर्वेदज्ञ सन छात्रांतरेणापि संस्कृतो भवति स तो नितराम उपादेय चक्रपाणि दत्त का विवरण है। लेकिन दूसरे जो साइंस है, शास्त्र है, वो कौन से होने चाहिए? उस जमाने में तो कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि एलोपैथी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। अभी के जमाने में ये मुद्दा उभर सकता है कि एलोपैथी का अध्ययन होना जरूरी है या नहीं है इस प्रकार से। मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है, वाई इंटीग्रेशन। तो मैं इंटीग्रेशन के खिलाफ बोल रहा हूँ या इंटीग्रेशन के पक्ष में बोल रहा हूँ, ये मैंने ऐसा ही रखा है कि किसी को समझ में नहीं आए। और इंटीग्रेशन में जाना नहीं है, होलिस्टिक में जाना है। लेकिन अगर कुछ आधुनिक विज्ञान की, आधुनिक वैदिक की बातें सीखनी है तो उसका रोल बहुत सीमित होना है। और हमारे शास्त्रों का रोल बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा इस प्रकार का होना है। तो जो हमारे शास्त्र के लिए उपयोगी हो ऐसे अन्य शास्त्र पढ़े, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। कोलटकर सर का ऐसा कहना था कि एक एक व्यक्ति अगर एक एक शास्त्र में अच्छी हो आयुर्वेद के सिवाय, और ऐसे लोग इकट्ठा आकर आयुर्वेद की पढ़ाई करेंगे
और लोगों को सिखाएंगे। तो ये अलग ही माहौल इस प्रकार का बन जाएगा। अभी मैंने व्याकरण में एमए किया है। व्याकरण शास्त्र एक अद्भुत शास्त्र है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे बहुत पसंद आया, ये भी बात सही है। तो शुरू में मैं तो ये सोचता था कि व्याकरण की दृष्टि से आयुर्वेद को देखना ये एक बात हो सकती है। एक समानता देखी गई है कि व्याकरण में नियम अपवाद इस प्रकार से काम चलता है, आयुर्वेद में भी उसी प्रकार से काम चलता है। आद्गुणः वृद्धिरेचि, तो वृद्धिरेचि अपवाद सूत्र है आद्गुणा का इस प्रकार से। तो वृद्धिरेचि को अधिकार क्षेत्र के छोड़कर आद्गुणा प्रवृत्त होता है। तो इस प्रकार से वमन देना है, नहीं देना है, फिर से देना है, वगैरह वगैरह जो बातें आयुर्वेद में बताई गई है, वो उसी तरीके की है। और ये नियम अपवाद इस प्रकार से चलता रहता है। इंटिग्रेशन आणि होलिस्टिक मध्ये काय डिफरन्स है? होलिस्टिक व्यापक विचार है। उसमें इंटीग्रेशन एक अंश होता है। इंटीग्रेशन में केवल दो शास्त्रों का एक साथ प्रयोग, दोनों शास्त्रों के दृष्टि से एक साथ विचार करना, ये बात अपेक्षित है। और इंटीग्रेशन जो किया जाता है वो एलोपैथी से इंटीग्रेशन किया जाता है, बाकी वैद्यकों के बारे में नहीं सोचा जाता। आयुर्वेद, होम्योपैथी, आयुर्वेद और चाइनीज, इस प्रकार के इंटीग्रेशन कोई सोच नहीं रहा। सोचते हैं तो एलोपैथी के इंटीग्रेशन की बात सोचते हैं। और मैं कहता हूं कि इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक सर्वांगीण दृष्टिकोण होना जरूरी है। जिसमें केवल आधुनिक वैद्य का रोल हो, ऐसा नहीं है। ये खेती में जो परिवर्तन आ गया, और उस नहीं, इतना कुछ नहीं जाने तर इतना उघड एकदा। तो उसके आधार पर हमें उसके बारे में भी ज्ञान होना जरूरी है। केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह के बारे में समझना जरूरी है। ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड है, इसके बारे में भी ज्ञान होना जरूरी है। तो केवल आधुनिक वैद्य का ज्ञान होना, ऐसा मैं नहीं मानता। बाकी भी शास्त्र इसमें आने चाहिए। और सर्वांगीण दृष्टि से स्वास्थ्य या रोग को देखे, ये अहम मुद्दा इस प्रकार से है। तो इसलिए इन दोनों में फर्क है। और मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं करता, मैं सर्वांगीण की बात करता हूँ, होलिस्टिक अप्रोच की बात करता हूँ। अब साइकोलॉजी भी इसमें समा जाती है कि इसके बारे में भी हमें सोचना है, आधिदैविक चिकित्सा के बारे में भी सोचना है। उसमें ये जो शांति होम वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में बताया गया है। तो केवल एलोपैथी को लेके जाना, ये तो मैं नहीं मानता। जिस किसी तरीके से हमें इसके बारे में फायदा मिल सकता है, गुण वृद्धि होती है, उन सभी के बारे में हमें सोचना है। तो अनुपस्कृत विद्या, ये अगर हमारी विद्या को मारक इस प्रकार के किसी दूसरे शास्त्र की विद्या हम ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें विचारों में परिवर्तन आ रहा है, और वो अच्छा नहीं है। लोग क्या सोचने लगते हैं, अरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल आयुर्वेद में क्या है, चलो ढूंढना आरंभ करो, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इन विवो करो, इन विट्रो करो वगैरह। और इसको इंटीग्रेशन मानते हैं। कैंसर के बारे में बात करते हैं तो सेल लाइंस पर कैंसर सेल को खत्म करने की क्षमता किस आयुर्वेद की दवा में है क्या, इन विट्रो स्टडी करो, इस प्रकार का शुरू होता है विचार। तो ये मारक है। हमारा जो सर्वांगीण दृष्टिकोण है, दोष दूष्य वगैरह को समझना है, निदान पंचक से निदान करना है, ये हम सब भूल जाते हैं। इसको भूले बगैर अगर इनका विचार करते हैं तो ठीक है, फिर भी उसमें बह जाते हैं लोग, और ये सबसे बड़ा नुकसान कारक है।
क्यों आयुर्वेद को ही छोड़ देते हैं इंटीग्रेशन में? ये जो बीच में वाद हुआ था शुद्ध आयुर्वेद और इंटीग्रेशन, इसमें काफी बड़े बड़े अच्छे वैद्य इंटीग्रेशन के ग्रुप में चले गए थे। लेकिन कुछ बरसों के बाद उनका भ्रमनिरास हो गया और उन्हें पता चला कि इंटीग्रेटेड के नाम से ये केवल एलोपैथी को बढ़ावा देना चाहते हैं, आयुर्वेद को भूल ही जाते हैं इस प्रकार से। तो ये गलत है। सच्चा इंटीग्रेशन अगर करना है तो दोनों साथ में चलने चाहिए, और मैं मानता हूं कि केवल इंटीग्रेशन की बात नहीं, ये तो होलिस्टिक अप्रोच की बात होनी जरूरी इस प्रकार की है। तो अनुपस्कृत विद्या, ये जो बताया गया कि दूसरे शास्त्रों के संस्कार उसमें नहीं है, ये काफी अलग मामला है और ये काफी मुश्किल मामला है। कोलटकर सर के बंधु वामन कोलटकर, उनको उनके पिताजी ने पहले वेदाध्ययन करवाया उनसे, और वेदाध्ययन करने के बाद उनको 11वीं कक्षा में सीधे परीक्षा देने के लिए कहा। परीक्षा उत्तीर्ण होकर उन्होंने फिर से आगे बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स किया और गणित का क्लास चलाते रहे, उपजीविका गणित के क्लास के आधार पर। उन्होंने अपने बेटे समीहन को वैदिक अध्ययन में डाल दिया। अब जब वेदाध्ययन पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अभी फॉर्मल एजुकेशन में आ जाओ। वो बोला नहीं, मुझे नहीं आना है फॉर्मल एजुकेशन। तो जनरली ये लोग उपजीविका जो करते हैं वो पौरोहित्य करके उपजीविका करते हैं लेकिन उसको वो भी पसंद नहीं। तो अभी वो गुरुकुल चलाते हैं वैदिक सिखाने के लिए, जिसमें आमदनी बहुत कम है और छात्र भी उतने नहीं रहते, उतनी रुचि छात्रों की भी नहीं रहती है। फिर भी वो समाधानी है कि मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अब इस प्रकार के जो व्यक्ति जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन कुछ भी नहीं लिया है, उनका सोचने का तरीका बहुत अलग होता है, जो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते इस प्रकार। मैंने कोलटकर सर से एक अजीब सवाल पूछा था कि बच्चों को हम गोद में लेते हैं, जब तक वो जगह है तब तक उनका बोझ हमें लगता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सो जाते हैं वैसे वो भारी लगने लगता है। तो मेरे ख्याल में था कि ये जब वो जग रहे हैं तो उसका गुरुत्व जो है, गुरुत्व मध्य जो है, वो थोड़ा इधर उधर होता रहता है, और जब वो सो जाते हैं तो गुरुत्व मध्य जो है एक जगह पे फिक्स हो जाता है, तो भारीपन लगता है। ये आधुनिक विज्ञान के आधार पर मेरा विचार था। कोलटकर सर ने अजीब उत्तर दिया कि जब जाग रहे हैं तो उदान का कार्य होता रहता है, ये ऊर्ध्व प्रवृत्ति वायु की इस प्रकार की होती है, उद्धरण इस प्रकार का होता है, और फिर उसके जरिए ये बोझ उतना नहीं लगता, और जब जो सो जाता है तब ये उदान का कार्य सीमित इस प्रकार का हो जाता है और फिर उसके जरिए भारीपन लगने लगता है। वैसे वजन तो वही है उसका, बालक का, शिशु का, लेकिन जब जग रहा है तो वजन नहीं उतना महसूस होता, जब सो जाता है तो ज्यादा वजन महसूस होता है। तो इस प्रकार के मामले में ये मैंने बड़ा अजीब सवाल कोलटकर से पूछा था, लेकिन उन्होंने उसका जवाब दे दिया और वो अजीब जवाब था इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिसकी बुद्धि अनुपस्कृत इस प्रकार की है, उसका सोचने का तरीका ही अलग होता है, क्योंकि उसको उसी के बारे में पता रहता है, बाकी कुछ बातों बातों के बारे में उसको पता ही नहीं लगता। और ये संस्कार अगर होंगे ही नहीं कि इसको ये कहना है, इसको ये कहना है, ये इस प्रकार से काम करता है वगैरह वगैरह,
तो वो अपने आप कुछ अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ये एक अलग इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। एक ब्लू लागून करके एक अंग्रेजी चित्रपट है, बहुत साल पहले मैंने देखा था। उसमें दो बच्चे खो जाते हैं किसी निर्जन बेट पर। पहले उसका कोई पेरेंट मौजूद है, वो भी मर जाता है, और ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं। तब अब उनके ऊपर कोई संस्कार करने वाला नहीं है। तो वो जो कुछ भी सीखेंगे इस प्रकार से आगे, वो कुछ अलग ही होगा, क्योंकि इसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, इसका ये गुणधर्म है, इसका इस प्रकार का कार्य है, इसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है उनको। देख देख कर, ऑब्जर्वेशन कर कर जो उनके समझ में आएगा, उसको वो क्या नाम देंगे नहीं देंगे ये अलग बात है। उनको आगे चलकर बेटा होता है, वो उसको समुद्र में तैरने के लिए छोड़ देते हैं, बहुत छोटे बच्चे को, 3-4 महीने वाले बच्चे। तो ये हम तो कभी नहीं करेंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारा जो ज्ञान है वो सभी टिंटेड है, संस्कारित है। और संस्कार किस प्रकार के है उसके आधार पर हमारी विचारों की दिशा निश्चित हो जाती है, हमारी विचारों के अनुसार कर्म की दिशा निश्चित हो जाती है। और कोई एक व्यक्ति इस प्रकार की सिचुएशन में ऐसा क्यों बर्ताव करता है और दूसरा क्यों नहीं करता है, इसका समाधान उसके ऊपर जो संस्कार हुए हैं जन्म से लेकर, उसमें होता है। और अगर अच्छे संस्कार हो तो एक अलग बात होती है, अगर अच्छे संस्कार नहीं हो तो एक अलग बात इस प्रकार की होती है। और फिर उसके मुताबिक सुख दुख आते रहते हैं, ऐसा है। तो अनुपस्कृत विद्या होना ये भी गुरु का लक्षण बताया गया है। और चक्रपाणि दत्त के अनुसार उपस्कृत है वो भी उससे भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं नहीं मानता सभी जगह ये सत्य होगा, ऐसा नहीं है। विपरीत संस्कार अगर होंगे, जैसे मैं अभी दहशतवाद की बात कर रहा हूँ, कि विपरीत संस्कार काफिर को मारना ही है, क्रूरता से मारना है, ये विपरीत संस्कार है। और फिर उसका धर्म ग्रंथ में आधार है, इस प्रकार के बोलकर उसको गुमराह करेंगे। तो ये उसके बजाय अनुपस्कृत विद्या हो तो अच्छा रहेगा। अगर उपस्कृत करना है तो मानव धर्म का मानव धर्म की शिक्षा देना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो उपस्कृत विद्या और अनुपस्कृत विद्या, इसके बारे में काफी बहस हो सकती है। अनुपस्कृत विद्यम अनहंकृतम, जिसको अहंकार नहीं है। तो अहंकार बड़ी बाधा है ज्ञान ग्रहण में। कि अगर अहंकार इस प्रकार से हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हम ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया छोड़ देते हैं, हम समझते हैं कि बस अब कुछ आगे सीखने की जरूरत नहीं है, और वे हमारे लिए ही ये अच्छा नहीं है, हमारी उन्नति के हिसाब से अच्छा इस प्रकार का नहीं। अनसूयकम, असूया न करने वाला इस प्रकार का होना चाहिए। तो ये मत्सर असूया ये सभी रज और तम से जुड़े इस प्रकार के भाव है। और जो हमारे पास है उस पर हमें संतुष्ट इस प्रकार से रहना चाहिए। नीति शतक में एक श्लोक है, जब धात्रा निजभाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम। अपने भाल पटल पे लिखा जो ब्रह्मदेव ने लिखा धन है,
तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम मेरौ च नातोदिकम। तो मरुस्थल में भी उसको प्राप्त करेगा और मेरु पर्वत के ऊपर भी उससे ज्यादा नहीं प्राप्त करेगा। तद धीरो भव प्रणाम वृत्तिम वथामा कृथा। तो धीर इस प्रकार के बनो और जो संपत्तिमान है उनके बारे में कृथा वृत्ति को छोड़ दो। कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। ये दृष्टांत बहुत अच्छा दिया है। एक घट है, वो चाहे हम समुद्र में उसको डुबो दे या किसी विहीर में या डुबे दो, वेल में डुबो दे, वो दोनों में से एक घट ही पानी निकाल पाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं ले सकता। तो जो हमें प्राप्त हुआ है उससे संतुष्ट रहो। ज्यादा पाने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये नैतिकता के अधीन इस प्रकार का होना चाहिए। और इसलिए दूसरों का द्वेष करना, असूया करना, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने आप को जलाती रहती है, ये भावना जो असूया जो है अपने आप को जलाती रहती है। अकोपनम, तो क्रोधाविष्ट नहीं होना चाहिए गुरु को। अकोपन इस प्रकार का होना चाहिए। छात्र या शिष्य गलतियां करेंगे, फिर भी उनको समझ लेना है, उनको समझाना है। जमदग्नि सर के जैसे जमदग्नि ऋषि के जैसे कुछ गुरु होते थे जो बहुत ही क्रोधाविष्ट होते थे। विश्वामित्र भी क्रोधाविष्ट होता था। और वो वशिष्ठ को मारने के लिए आया था, और वशिष्ठ उसी का उदाहरण दे रहे थे कि ये जो चांदनी है रात में, तो ये जैसे कि विश्वामित्र का तप है उस प्रकार से है। तो ये विश्वामित्र लज्जित हो जाता है और उसकी क्षमा मांगता है। तो फिर वो कहते हैं आज मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि कहूंगा, आज तक मैं तुम्हें राजर्षि कहता आया हूँ। तो दुर्वास भी इसी प्रकार के कोपाविष्ट होने वाले ऋषि थे। और अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर इस ग्रंथ पुस्तक में जो एम है, वो पूर्वजन्म में मधु नाम के योगी थे। उन्होंने भी क्रोध में आकर उनके पास जो फकीर आया था उसको ठुकरा दिया। और उसको फिर जन्म लेना पड़ा, अपना जीवित समाप्त करके जन्म लेना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कोपन नहीं होना है, गुरु को क्रोधाविष्ट नहीं होना है। और फिर वो छात्रों को अच्छी तरीके से शिक्षा दे पाता है। क्लेश क्षम, क्लेश सहन करने में क्षम, इस प्रकार सा। अभी नहीं हो रहा है, मैं अभी थक गया हूँ, इस प्रकार की बातें नहीं होनी है। शिष्य वत्सलम, तो ये भी एक अहम मुद्दा है कि शिष्यों के प्रति प्रेम हो, उनके बारे में वात्सल्य हो। पुल देशपांडे का चितड़े मास्टर जो है, उनमें वो बताते थे कि कुछ छात्रों को सुबह जल्दी घर पे बुलाया करते थे अलग सिखाने के लिए, और ये रघुवंश वगैरह इस प्रकार के सिखाते थे। तो अपनी पत्नी को वो कहते, वांद्रे आली गो तू खरवस केलायस ना, दे खायला ससुरबा। तो ये वात्सल्य है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके प्रति वात्सल्य की, प्रेम की भावना है।
और ये अपने आप से है, किसी ने सिखाया है वगैरह, इस प्रकार की बात नहीं है। तो ये संस्कार है वास्तव में। और इस प्रकार का अगर वत्सल है तो छात्रों का बहुत अच्छा फायदा इसमें होता रहता है। अध्यापकम, अच्छा अध्यापक होना चाहिए। अभी इसके बारे में भी काफी बहस हुई है, लेकिन मालूम नहीं ये शालेय स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर क्यों नहीं आ रहा इस प्रकार से। पूना विरकर सर मेरे एक गुरु थे संस्कृत के। तो एक बार मालूम नहीं किस प्रकार से विषय चला, और उन्होंने कहा, बताया, पूछा कि अध्यापक का कर्तव्य क्या है। मैंने कहा, बताया, सिखाना यह अध्यापक का कर्तव्य है, अध्यापन करना। तो बोले वही नहीं है सिर्फ। छात्र में अध्ययन करने के लिए रुचि उत्पन्न करना, आशंकाएं निर्माण करना, ये भी अध्यापक का कर्तव्य है। कैसे सीखे ये भी अध्यापक बताता है। तो यहाँ पे आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः, ये जो बात वाग्भट में पहले अध्याय में कही गई, हाँ, उसमें टीकाकार स्पष्ट करते हैं कि पाठ अवबोध अनुष्ठान ही। आदर कैसे व्यक्त करना है, तो पाठ अवबोध और अनुष्ठान। चरक में जो बात घटनाएं बताई है कि बार बार सूत्रों को पठन करते रहो। तो ये अध्ययन विधि इस प्रकार का है, और फिर उसके आधार पर उसका विवरण अध्यापक करते रहेंगे। तो अध्यापक का काम अध्यापन करना, यानी कि कुछ किसी विषय को सुलझा के लोगों के सामने रखना, छात्रों के सामने रखना, उनको सिखाना। लेकिन ये करते करते उनमें उसके बारे में रुचि निर्माण करना, उनके बारे में आशंकाएं निर्माण करना, और उनका समाधान उन्हीं को ढूंढने के लिए कहना। जहां तक आचार्य कुछ बता सकते हैं वहां आचार्य बताएंगे। लेकिन अगर कुछ समस्याएं ऐसी है कि जिसका समाधान आचार्य को भी मालूम नहीं है, तो ये विचार से ही आएगा, ग्रंथों के अध्ययन से ही आएगा, इस प्रकार से। और एक पुरानी पद्धति थी, मैंने जो संस्कृत का अध्ययन किया है तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में, वो प्राचीन तरीके से किया है कि सूत्र कोई ले लिया, कोई श्लोक ले लिया, फिर उसमें ये ढूंढना, क्रियापद क्या है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, उनके विशेषण क्या है, बाकी पद क्या है, और फिर इन सभी को समझकर अन्वय लगाना, अर्थ लगाना, सब संधि वगैरह समास वगैरह करवाना, इस प्रकार से, और फिर उसका अर्थ करना। ये पारंपरिक तरीका है और यही सही तरीका, इस प्रकार से। अब संस्कृत को केवल एक गुण अच्छे मिलते हैं इसलिए लोग लेते हैं विषय, संस्कृत विषय को। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि केवल पाठांतर कंठस्थ करने से और वो लिख देने से मार्क तो मिल जाते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होता। अगर आपको सच्चा ज्ञान होना चाहिए तो इसी तरीके से अध्ययन करें। इसलिए मैंने अष्टांग हृदय की किताब जो लिखी वो इस तरीके से लिखी कि संधि विग्रह, समास विग्रह, अन्वय, अनुवाद और स्पष्टीकरण, इस प्रकार से। तो ये अच्छा अध्यापक होना चाहिए, और छात्रों में मुझे सीखना है, इस प्रकार की भावना प्रबल होनी चाहिए। जब तक छात्र सीखना नहीं चाहेंगे तब तो वो सीख नहीं सकेगा, आप कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो। अंदर से मुझे ऐसा लगना चाहिए, अरे नहीं, मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए, और अच्छे तरीके से मैं इसको समझूं, इस प्रकार। मराठी गुरुजी ने एक बार कहा था कि जो शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाशय तो सिद्ध ज्ञान कारण मन संयोगाशय तो इंद्रिय, तो एक इंद्रिय की व्याख्या। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं उनको मिलने के लिए गया और उनको पूछा, तो बोले 1 घंटा लगता है पूरी तरीके से समझने में। आपको ऊपर ऊपर चाहिए या
सीखना है। मैंने नहीं नहीं मुझे मूल रूप से सीखना है, ऐसा मैंने बता दिया। फिर उन्होंने, वो तो अंध थे, लेकिन किताबें वगैरह ऐसे सामने रख कर ये शब्द है, शब्देतर है वगैरह वगैरह मुझे समझाया इस प्रकार। मैं समझ गया, 5-10 मिनट में ही समझ गया वास्तव में। फिर उन्होंने पूछा समझ में आया तुम्हारे? मैंने कहा आ गया। तो बोले समझ में नहीं आया हो तो बता दो, न समझना गुनाह नहीं है, लेकिन ध्यान न देना ये गुनाह है। तो जाते जाते उन्होंने मुझे एक उपदेश कर दिया कि ध्यान न देना ये गुनाह है। आपको अगर समझ में नहीं आया हो, बुद्धि कम हो, और बार बार बताना पड़े, अन्य अन्य उदाहरण लेकर बताना पड़े, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है इस प्रकार। लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी गलती है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे इस प्रकार। कोलटकर सर ने एक अनुभव बताया था कि ये स्थिति कर्तव्यता कौन दुरोगोत्पादक हेतु विधानम, इस सूत्र को किसी छात्र को पढ़ा रहे थे, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। और खास करके उसका जो अगला वाक्य है, जन्मते दोषते कर्तव्यता रूपा संप्राप्ति दृश्यते, तन्मते संप्राप्ति विदार्थार्थम स्थिति कर्तव्यता कहा इति पदम, तस्या इति कर्तव्यता रूपायाः इति कर्तव्यता अंतराभावात्। ये जो वाक्य है काफी मुश्किल है समझने के लिए। सर पढ़ाते रहे और फिर पौना घंटा या 1 घंटे के बाद उसको ज्ञान हुआ। और वो बोला मेरे सर से बोझ उतर गया। मैं समझ नहीं रहा था ये सूत्र किस प्रकार का है और उसका अर्थ क्या होता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अध्यापक होना ये एक अहम चीज है, और खास करके विद्यार्थियों में रुचि निर्माण करना, तभी वो ज्ञान ग्रहण करने योग्य इस प्रकार के हो जाते हैं, और फिर उनको ज्ञान हो जाता है। अगर उनमें रुचि ही निर्माण नहीं होगी तो वो ध्यान नहीं देंगे, और ध्यान नहीं देंगे तो उनको ज्ञान नहीं होगा, कितना भी अच्छा अध्यापक हो। तो वीरकर सर का ये कहना था कि नहीं, इस प्रकार की रुचि निर्माण करना ये भी अध्यापक का कार्य है, कैसे सीखना है ये भी अध्यापक का कार्य है, बताना बताना इस प्रकार से। तो पाठ अवबोध अनुष्ठान ही, ये जब मैंने टीका से पढ़ा, तो पहले क्या है कि पाठ करना है, कंठस्थीकरण करना है, फिर उसको समझ लेना है। तो समझ लेने के लिए संस्कृत का ज्ञान बढ़ाना जरूरी इस प्रकार का है। तो मैंने वो विशारद का कोर्स ज्वाइन कर लिया था उसके लिए। और पढ़ते पढ़ते मुझे ज्ञान हो जाए, संस्कृत जो भी पढ़ेंगे, जहां तक कुछ तकलीफें हो वहां टीका की भी सहायता ले सकते हैं। उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर कोशों की सहायता लेते हैं, आयुर्वेद शब्दकोश, आयुर्वेदिक शब्दकोश या वैद्य शब्द सिंधु वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और उससे भी बात नहीं होती है तो शायद हम गुरु से पूछेंगे, वहीं पे भी ना बात नहीं होती है तो ध्यान में रखेंगे और मूल ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे। जब तक उसका समाधान नहीं मिलता तब तक पढ़ते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अध्यापक होना एक अहम इस प्रकार का मुद्दा है। सभी अध्यापक नहीं बनते हैं, और वास्तविक में ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं जिसमें डीएड बीएड एमएड कोर्सेज चलाते हैं, लेकिन ये केवल स्कूल के या कॉलेज के लोगों के लिए इस प्रकार से किए जाते हैं। हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। आयुर्वेद में भी डीएड बीएड एमएड होना है। उसमें जो लर्निंग स्किल, टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया जाता है वो तो हम सीख ले। हम एमडी हो जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं, हमें पढ़ाने के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। हम एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, जैसे बहुत बड़ा सर्विस होती है तो आपके ऊपर ये वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इस प्रकार की जिम्मेदारी आ जाती है, और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, आप सीधा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं।
और ये उस व्यक्ति के लिए और संस्था के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए अच्छा नहीं है। जो हम करना चाहते हैं उसके बारे में हमें शिक्षा होनी चाहिए। हमारे आर्थिक साक्षरता होनी चाहिए कि पैसा कम कैसे कमाए, कैसे सुरक्षित रखे, कैसे उसको इन्वेस्ट करे, गुंतवणूक के बारे में सोचे और फिर उसके आगे कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। अभी ये कुछ बातें सिखाई नहीं जाती, बिल्कुल ही नहीं सिखाई जाती। बैंक का व्यवहार कैसे करे ये भी नहीं सिखाया जाता कहीं। घर खरीदना है, वाहन खरीदना है तो कैसे करना है, अपने अपने तरीके से लोग चलते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, कोई सिखाने वाला इस प्रकार का नहीं होता है। और इसमें क्या क्या बाधाएं हो सकती है, उसके ऊपर क्या विचार करना है, बाधाओं को पहले परिचित होंगे तो फिर आगे उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं है इस प्रकार से। तो जीवन के हर क्षेत्र में हमें अध्यापकों की जरूरत हो सकती है, हम कुछ भी अध्यापक बन सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है, और अगर अच्छा अध्यापक बनना है तो ये करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ज्ञापन समर्थन ये तो और अलग बात है कि मुझे जो बताना है, मुझे जिसके बारे में कहना है, वही उसी तरीके से छात्र के मन में बैठ जाए। ज्ञापन समर्थ वो भली भांति दूसरे को समझा सकते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति है, ये देखो इस प्रकार से करना है। नहीं तो ये कुछ अलग बताता है और दूसरा कुछ अलग समझता है। एक अंग्रेजी कहावत है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई हैव स्पोकन बट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू हैव अंडरस्टूड। मैंने जो बोला उसके बारे में मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन तुमने क्या समझा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुमने अगर अलग समझा है, गलत समझा है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इस प्रकार से। और ये काफी जगह होता रहता है। तो ज्ञापन समर्थक का मतलब जो मेरे मन में है वही दूसरे के मन में होना चाहिए, उसी तरीके से दूसरे को भी समझना चाहिए। वो कुछ अलग समझता है, हम कुछ अलग बता रहे हैं, इस प्रकार से तो फिर बात बनती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ज्ञापन समर्थ इस प्रकार का होना। और जो अभी कलोटकर सर और उसके छात्र की बात कही थी कि ये शेती कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम, इस व्याख्या को समझने के लिए कितने कष्ट होते हैं। और जब सही तरीके से पता चल जाता है कि अरे हाँ यही है, इस प्रकार से तो पता लग जाता है। ऐसी स्थिति व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास के बारे में होती थी, मैं पढ़ाता था। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्व सिद्ध साध्य व्यापकत्व सिद्ध साधना व्यापकत्व उपाधि साध्य समानाधिकरणात्यंताभाव वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इतनी जटिल भाषा है। और वो उसी तरीके से उसको समझ लेना और उसी तरीके से लोगों तक पहुंचाना मुश्किल है काम। मैंने बहुत साल ये इसका अध्यापन किया। व्यापक से तो एक पूरा लेक्चर उसी में चला जाता था, फिर भी कितने लोगों को कितना पता चला ये पता नहीं चलता। मैं कह लेता हाँ मैंने तो अच्छे भली भांति सिखाया है, जो कुछ समझना है वो समझ लेंगे, इस प्रकार से। अध्यापक व ज्ञान समर्थ, ज्ञापन समर्थ दोन्हींचा अर्थ सारखाच वाटतो। नहीं, अध्यापक काफी व्यापक है, उसकी सिखाने वाला, रुचि उत्पन्न करना वगैरह ये अध्यापक में हो सकता है, लेकिन ज्ञापकत्व में जैसा पढ़ाया है, जिस प्रकार से गुरु को ज्ञान हुआ है उसी प्रकार से शिष्य को ज्ञान होना, ये ज्ञापन समर्थ इस प्रकार। अब वितरति गुरु प्राज्ञ यथेव तथा जड़े, ये बहुपुति का श्लोक है कि गुरु एक प्राज्ञ अच्छे छात्र को जो पढ़ाता है वही अन्य को भी पढ़ाता है, लेकिन ये ज्ञान ग्रहण कैसे करना है ये नहीं सिखाता। तो वो अपने आप पर निर्भर होता है, तुम किस प्रकार से सीख लेते हो इस प्रकार से। और फिर उसके आधार पर मार्गामार्ग प्रवृत्ति हो जाती है।
तो मूल रूप से जैसे मेरे समझ में आया है वैसे ही दूसरों को समझाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सर्वम मायैव इस सिद्धांत को समझाने के लिए कितने प्रयास होंगे कि ये सब है ही नहीं, कुछ जिसका हम व्यवहार कर रहे हैं वो ये कुछ है ही नहीं, इस प्रकार से केवल ब्रह्म ही सत्य है। तो जिस तरीके से उनको ज्ञान हुआ है उस तरीके से हमें ज्ञान कब होगा, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। एनीवे इस प्रकार से अध्ययन होना है, इस प्रकार का अध्यापक होना है, तभी ये बातें सुचारू रूप से चलती रहेगी और अभी के अध्यापक कौन से स्तर पर है इसके आधार पर अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इतना निम्न स्तर है अभी के अध्ययन का, अध्यापन का, कि उसके बारे में बताना ही मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। रुकते हैं आगे, कल रसरथ समुच्चय को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः